गुप्त साम्राज्य का वो स्वर्ण युग, राजा विक्रमादित्य का शानदार दरबार और उज्जैनी शहर की वो अद्भुत बौद्धिक चमक। हम सब ने इस दौर के महान विद्वानों के किस्से तो सुने ही हैं, लेकिन आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ऐतिहासिक और साहित्यिक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। एक ऐसा कवि जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर तो हो गया, लेकिन अपना असली नाम पीछे छोड़ना ही भूल गया। तो शुरुआत करते हैं इसी अज्ञात रत्न के रहस्य से। इतिहास अक्सर महान नामों को याद रखता है, सही कहा ना? उनके जन्म, उनके परिवार, सब कुछ दर्ज होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इतना मशहूर हो जाए, फिर भी उसकी असली पहचान, उसका जन्म का नाम ही किसी को ना पता हो? ये कहानी पूरी तरह से एक ऐसे ही रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है जो आज तक अनसुलझा है। राजा विक्रमादित्य के दरबार के उन मशहूर नवरत्नों की सूची को देखें तो इसमें कालिदास, अमर सिंह, वराहमिहिर और धन्वंतरी जैसे दिग्गज नजर आते हैं, जो अपने अपने फील्ड के मास्टर थे। लेकिन 7वें नंबर पर मौजूद नाम ने हमेशा सबका ध्यान खींचा है, घटकर पर। इनका क्षेत्र भी कविता था। अब कालिदास जैसे साहित्य के देवता के साथ बैठने वाला ये इंसान आखिर था कौन? दिलचस्प बात यह है कि घटकर पर उनका असली नाम है ही नहीं, ये महज एक उपाधि है। उनका असली नाम तो वक्त की धुंध में कहीं खो गया। अब आते हैं इनके काम पर। 22 श्लोकों का चमत्कार। आखिर इस बेनाम कवि में ऐसा क्या खास था जो इन्हें सीधे नवरत्नों में जगह मिल गई? हमें अक्सर लगता है कि इतिहास में अमर होने के लिए तो भाई हजारों पन्नों के बड़े बड़े महाकाव्य लिखने पड़ते होंगे, लेकिन यहां कहानी बिल्कुल अलग है। सिर्फ 22, जी हां, सिर्फ 22 श्लोक। इनकी सबसे मशहूर रचना, जिसे घटकर पर काव्य कहा जाता है, उसमें केवल 22 श्लोक हैं। बस इतनी सी रचना ने सदियों तक दुनिया भर के संस्कृत विद्वानों को हैरान करके रख दिया। तो ये काव्य इतना खास क्यों है? अगर हम घटकर पर काव्य को कालिदास के मेघदूत के सामने रखकर देखें तो एक कमाल की चीज नजर आती है। दोनों की थीम बिल्कुल एक जैसी है। दोनों में ही एक विरहिणी नायिका है जो बारिश के मौसम की शुरुआत में अपने दूर बैठे प्रेमी को संदेश भेजती है। वही प्रेम, वही विरह और वही मानसून का खूबसूरत चित्रण। जरा सोचिए, वैचारिक स्तर पर मात्र 22 श्लोकों का एक छोटा सा काम कालिदास जैसी महान हस्ती की रचना को सीधे टक्कर दे रहा था। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है, ऐतिहासिक प्रतिज्ञा और वो असली नाम। इस पूरी मिस्ट्री का सबसे एक्साइटिंग पार्ट यह है कि अगर असली नाम गायब है तो फिर ये अजीब सा नाम घटकर पर आखिर आया कहां से? इसके पीछे की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। अपने इस छोटे से काव्य के बिल्कुल आखिर में इस कवि ने एक बेहद अहंकार भरी और लगभग असंभव सी चुनौती दे डाली। उन्होंने साफ साफ लिख दिया, यदि कोई यमक अलंकार के प्रयोग में मेरे इस काव्य से आगे निकल जाए तो मैं एक फूटे हुए घड़े के टुकड़ों में पानी भरूंगा। भाई वाह, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक खुली चुनौती थी कि कोई भी उन्हें इस कला में हरा नहीं सकता। अब संस्कृत में घट का मतलब होता है मटका या घड़ा, और कर पर यानी टुकड़ा। तो घट कर पर का सीधा सा मतलब हुआ फूटे हुए घड़े के टुकड़े। और यही इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है। उनके इसी गजब के कॉन्फिडेंस और इसी अनोखी प्रतिज्ञा ने उन्हें इतिहास में ये नाम दिया। उन्होंने मानो पूरी दुनिया से कह दिया हो, मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरी इस चुनौती से याद रखना। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये कालिदास के समकालीन थे या उनसे भी पुराने? ये गजब के आत्मविश्वासी कवि आखिर किस दौर के थे? इसे लेकर इतिहासकारों में बड़ी बहस है। मुख्य रूप से 3 बातें सामने आती हैं। पहली, जो पारंपरिक सोच है, वो ये कि ये राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से ही एक थे, यानी कालिदास के टाइम के। दूसरा मत प्रसिद्ध विद्वान याकोबी का है। उनका मानना है कि इस काव्य की शैली इतनी पुरानी है कि शायद ये कवि कालिदास से भी बहुत पहले हुए होंगे। और तीसरी थ्योरी तो ये तक कहती है कि शायद कालिदास ने ही अपनी कला का शो ऑफ करने के लिए किसी और नाम से इसे लिख दिया हो। हालांकि आज के मॉडर्न स्कॉलर्स इस तीसरी बात को नहीं मानते और इस कवि का समय ईसा पूर्व पहली सदी के आसपास तय करते हैं। खैर, समय जो भी रहा हो, इनका टैलेंट वाकई बेजोड़ था। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यमक अलंकार और उनकी अमर विरासत। आखिर उन 22 श्लोकों में ऐसा कौन सा मैजिक था जिसकी वजह से इस कवि ने फूटे घड़े से पानी भरने जैसी बड़ी बात कह दी? इसका जवाब है यमक अलंकार। यह संस्कृत साहित्य की एक बहुत ही मुश्किल और उलझा देने वाली टेक्निक है। इसमें होता यह है कि एक ही शब्द का बार बार इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि हर बार उसका मतलब एकदम अलग होता है। शब्द वही, साउंड वही, लेकिन मीनिंग बिल्कुल चेंज।
इसी एक शब्द दो अर्थ वाली कला को उन 22 श्लोकों में इतनी परफेक्शन के साथ उतारना ही उनकी असली जीनियस थी। ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। और इसका असर इतना जबरदस्त हुआ कि ये दूत काव्य यानी संदेश भेजने वाली कविताओं की परंपरा का एक मास्टरपीस बन गया। इसमें प्रेम और विरह की इतनी गहरी इमेजिनरी है कि कश्मीर के महान दार्शनिक और एस्थेटिक्स के मास्टर अभिनव गुप्त ने इस पर एक पूरी विवृति यानी कमेंट्री लिख डाली। अब सोचिए, जब अभिनव गुप्त जैसा महाविद्वान किसी कविता का इतनी गहराई से एनालिसिस करे तो वो रचना कितनी महान रही होगी। यही वजह है कि आज भी इसके कई वर्जन्स हमारे पास सुरक्षित हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए दिमाग में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आता है, क्या किसी विरासत की ताकत इस बात में है कि आपने कितने शब्द लिखे, या फिर इस बात में कि उन शब्दों का असर कितना गहरा है? गटकर पर ने यह साबित कर दिया कि अमर होने के लिए कोई हजारों पन्नों के महाकाव्य की जरूरत नहीं है। बस 22 श्लोक, यमक अलंकार का जादू और एक फूटे हुए घड़े के घमंड ने इतिहास में उनकी जगह हमेशा हमेशा के लिए पक्की कर दी। है ना कमाल की बात? कभी कभी इतिहास की सबसे छोटी कहानियों में ही सबसे गहरे राज छिपे होते हैं।